जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो इसमें होता क्या है? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब जो हीट प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के थ्रू। मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी एक वायर में फ्लो होती है तो आपने कभी देखा होगा कि उसमें मतलब वो वायर थोड़ा गर्म पड़ जाता है। ठीक, वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही थोड़ा सा गर्म पड़ जाता है। जैसे पतला वायर हुआ तो गर्म पड़ जाता है हाई लोड की वजह से। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि होता क्या है, कैसे होता है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो यूज़ पहले बता दें, इसका सिंपल यूज़ है और हर जगह इसका यूज़ होता है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा इसका यूज़ होता है वो होता है एक बल्ब में। जो हमारे बल्ब होते हैं तो उसके अंदर गैस भरी रहती है, ऑक्सीजन नहीं रहती, दूसरी गैस भरी रहती है, नियॉन गैस या फिर ग्रुप 18 की कोई भी गैस ले लीजिए जो नॉन रिएक्टिव होती है। तो वो गैस इस बल्ब के अंदर भरी रहती है और तभी ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। तो उसके अंदर एक टंगस्टन का वायर होता है। टंगस्टन के वायर की बहुत स्पेशल क्वालिटी है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, इसका रेजिस्टेंस ये थोड़ा हाई होता है। ठीक है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत हाई होता है। तो जब इसमें बिजली फ्लो की जाती है तो रेजिस्टेंस की वजह से इसमें थोड़ी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ये पिघलता नहीं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये पिघलता नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ये गर्म होगा तो थोड़ा येलोइश कलर का हो जाता है। येलोइश कहते हैं उसको, रेड या येलो कलर का हो जाता है। तो वहीं से हमें रोशनी मिलती है। दूसरा इसका यूज़ होता है हीटर्स में। जो हमारे हीटर्स होते हैं आपने देखे होंगे कहीं, उन हीटर्स में इनका यूज़ होता है। और भी बहुत से यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारे आयरन की प्रेस हो गई। तो ऐसी छोटी मोटी जो चीज़ें होती है जिसमें हीट की ज़रूरत होती है, उसमें हमारा प्रिंसिपल काम करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसने डिस्कवर किया था? मिस्टर जूल्स। जूल्स एक नाम के साइंटिस्ट थे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो वहीं से आया ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन को सुनिए, इसके बाद एक तरह से वर्किंग बताते हैं हम लोग कि व्हेन हम लोग फ्लो a current in a wire or a conductor after some time, इसमें ये लिखना जरूरी है, after some time it become hot या it get heated या कुछ भी लिख सकते हो, it become hot। अभी इसमें क्या होता है? this is due to this happened due to heating effect of electric current। This happened due to heating effect of electric current। तो हमारे जूल्स सर थे, तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत से मतलब बताया कि इसमें जब हीट होता है तो किसकी वजह से होता है। ठीक है, कॉज ड्यू टू मतलब कॉज क्या है जिससे हमारा वायर या फिर कोई कंडक्टर हीट होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो इसी के अंदर आता है। यहाँ पर सीधा लिख दे रहे हैं लॉ ऑफ हीटिंग। तो सिंपल शब्दों में आपको समझाऊंगा कि लॉ ऑफ हीटिंग में बोला क्या जाता है। तो लॉ ऑफ हीटिंग में बोला जाता है कि जो हमारा हीट है वो कैसे प्रोड्यूस होता है बताया जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो हीट है वो रेजिस्टेंस की वजह से प्रोड्यूस होता है। जो कंडक्टर या फिर जो वायर का रेजिस्टेंस होता है उसकी वजह से हमारा हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो पहला क्या है? द हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर और कंडक्टर। कंडक्टर इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हमारा
प्रेस होता है ना आयरन, तो उसमें एक कंडक्टर वाली रॉड लगी रहती है, ठीक है। वो कॉपर की नहीं होती, वो एल्यूमिनियम की होती है। उसके अंदर एक फिलामेंट भी फिल होता है बहुत सारा, और उसका हाई रेजिस्टेंस होता है। ज़्यादातर अलॉय होते हैं जो हीट होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है। पहला तो ये हो गया। तो यहाँ से हम क्या सीखे, देखो रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो H है हमारा हीट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, R के, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप एकदम ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमारे फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। अब दूसरा हमें पता चला, जो करंट होता है, द हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू करंट flowing through the conductor, ठीक है। तो देख लेंगे, इसमें बहुत ही अलग ही चीज़ है, जो हमारा करंट है उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो जो हमारा करंट का स्क्वायर होता है, मतलब जितना हमारा करंट है ना, जिसके अगर 2 एम्पियर करंट है तो उसको आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो वो हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, मतलब करंट का जो स्क्वायर है वो हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेजर रोल तो होता है हमारा करंट का, दूसरा होता है रोल अपना रेजिस्टेंस, ठीक है। और तीसरी जो चीज होती है, जो जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, टाइम ड्यूरेशन। क्या लिखेंगे, द टाइम ड्यूरेशन ऑन विच या टिल विच, तो लिख दिया ऑन, एक ही बात, करंट इज फ्लो। तो हमारा जो तीसरी चीज है, तीसरा फिनोमेना है, वो होता है टाइम। तो टाइम के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर, टाइम के जस्ट डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल होता है, उसमें स्क्वायर कुछ नहीं होता, सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, जितना देर तक अपना कंडक्टर करंट को फ्लो कराएगा, जितनी देर तक वो कनेक्ट रहेगा, उतनी देर तक उसमें हीट प्रोड्यूस होती रहेगी, ठीक है। याद रखना, जितनी देर तक कंडक्टर कनेक्ट रहेगा बैटरी से या किसी भी चीज से, उतनी देर तक उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल t, हम लोग टाइम को स्मॉल t लिखेंगे, ठीक है। H इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इतना आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ तक इंपॉर्टेंट हो गया, आपको ये पता चल गया लॉ ऑफ हीटिंग में, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हमें क्या बताया कि रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टाइम टेकन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से मैंने आपको एक बढ़िया मतलब बताया था कि किस तरह से हम लोग तो सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके भी है और इसके भी। तो जैसे हमने ओम्स लॉ किया था ना, तो वैसे कर लीजिए ओम्स लॉ, जैसे हम लोग बाकी की डेरिवेशन करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं ना, कंबाइंड, इसे कंबाइंड लिख सकते हैं, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का स्क्वायर R और T। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R और T, ठीक है। तो इतना आप लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से इसका फॉर्मूला आ गया, जैसे हम लोग ये प्रोबेबिलिटी का साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा, k मान ले रहे हैं, और वो कांस्टेंट k की वैल्यू 1 रहेगी, तो उसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं। तो यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो कि हीट का फॉर्मूला क्या आ गया। देखो
हीट किसकी किसके प्रोपोर्शनल में थी, आपको बता दिया। अब हीट का फॉर्मूला क्या आ गया, यहीं से हम लोग निकालेंगे क्या, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट की वैल्यू 1 आती है, ठीक है, कांस्टेंट के आएगा उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो वो हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा H इक्वल्स टू आई का स्क्वायर आर टी, और ये बन गया आपका मेन फॉर्मूला हीट को फाइंड करने का। इतना नोट कर लीजिए।